प्रैक्टिकल में वेरी इंपॉर्टेंट किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में और कैसे एग्जाम में लिखना होगा। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये ट्रांसफार्मर होता क्या है, व्हाट। दूसरा इसमें पूछा जा सकता है व्हाट इज इट्स ऑपरेशनल प्रिंसिपल, ऑपरेशनल प्रिंसिपल। और थर्ड क्वेश्चन कैन बी पुट ऑन दिस टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। फोर्थ क्वेश्चन ट्रांसफार्मर का प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन क्या है। फिफ्थ में, फिफ्थ क्वेश्चन बेटे ट्रांसफार्मर का ड्रॉबैक क्या है, कमी क्या है। सिक्स्थ क्वेश्चन आइडियल ट्रांसफार्मर और नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या फर्क है, नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या फर्क है। और सेवंथ क्वेश्चन नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी अगर आइडियल ट्रांसफार्मर से कम है तो वो जो एफिशिएंसी का फार्मूला ईटा से है वो एफिशिएंसी नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर की लो है, तो वो लो क्यों है। ये आते हैं बेटे इसके ऊपर क्वेश्चंस। अगर सब क्वेश्चन आया तो 2 या 3 मार्क्स का आ सकता है, फुल क्वेश्चन आया तो 5 मार्क्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे ट्रांसफार्मर क्या है, एनीबॉडी। ट्रांसफार्मर है कोई बच्चा बेटे जो इसको बता सके। नहीं तो याद रहे ट्रांसफार्मर को आपने ऐसे डिफाइन करना है, ये इंग्लिश के वर्ड ट्रांसफॉर्म से बना है, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म, ट्रांस का मतलब होता है बेटे बदल देना, टू कन्वर्ट। और फॉर्म का होता है मतलब शेप। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हुई जो इनपुट इलेक्ट्रिकल सप्लाई की शेप को चेंज करके अलग शेप से आउटपुट इलेक्ट्रिकल सप्लाई बना के देगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है और यहाँ पर जो इनपुट इलेक्ट्रिक सप्लाई होगी उसका शेप कुछ और होगा और आउटपुट इलेक्ट्रिकल सप्लाई का शेप और होगा, दोनों की शेप अलग अलग। तो डेफिनेशन क्या हुआ, ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which converts the actual shape of input supply to the desired shape of supply at the output। एक्चुअल शेप ऑफ सप्लाई को डिजायर्ड शेप ऑफ सप्लाई में ट्रांसफॉर्मर कर दे, ट्रांसफॉर्म कर दे, उस डिवाइस को ट्रांसफॉर्मर बोलेंगे। लेकिन एक बात याद रहे, ये दोनों की दोनों डिवाइस, दोनों की दोनों सप्लाईज एसी इन नेचर होंगी, एसी इन नेचर। ये कभी भी डीसी नहीं हो सकती। यही इसकी ड्रॉबैक भी है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एसी सप्लाई पर काम करता है, इट नेवर वर्क्स ऑन द डीसी। अभी तक टीचर ने आपको व्हाट का आंसर दे दिया, ड्रॉबैक का आंसर दे दिया। वंस अगेन transformer is an electrical device which converts the shape of input AC electrical supply to the desired shape of AC electrical supply at the output end। ये इसका बात हुई। दूसरी बात, ये काम कौन सी चीज को बेस बना के करता है बेटे, उस उस चीज का नाम जिसके ऊपर ये काम करता है उस इलेक्ट्रिकल फिनोमिना का नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन।
अब सवाल ये पैदा होता है, भाई क्या मतलब म्यूचुअल इंडक्शन का। सुनो, इसके अंदर ना दो कॉइल्स होती हैं, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी, राइट। और ये दोनों कॉइलें एक कॉमन कोर के ऊपर लपेटी होती हैं, ऐसे ऐसे लपेटी होती है, ठीक है। तो दूसरी तार ऐसे लपेटी होती है। तो आप कहोगे सर फिर आप यही फिगर बना देते। ये फिगर नहीं बना सकता क्योंकि साइंटिस्टों ने सिंबल यही बना के दिया जो मैं आपके सामने बना। ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है। सेंट्रल के अंदर होता है सॉफ्ट आयरन का कोर। और सॉफ्ट आयरन एक ऐसी डिवाइस है जो फेरोमैग्नेटिक इन नेचर होती है। ये चुंबकीय क्षेत्र को बिखरने नहीं देती, बांध के रखती है कम जगह पर। तो चुंबकीय क्षेत्र को अगर इसने कॉन्सेंट्रेट कर दिया कम स्पेस पे, तो ट्रांसफार्मर का काम करने का एफिशिएंसी बेटर हो जाता है। और इसकी एक सब वाइंडिंग जिसके ऊपर हमने एसी सप्लाई कनेक्ट कर दिया। देखो एसी का सिंबल ऐसे होता है, देखो एसी का सिंबल होता है ऐसे एसी सप्लाई का, और डीसी सप्लाई का होता है बैटरी। तो हमने डीसी नहीं लगाना, एसी लगाना। ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग पर हमने सप्लाई लगाया, जिस वाइंडिंग पर लगाया उसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। और जिस पे हमने एसी सप्लाई नहीं लगाया और फिर भी हमें यहां पर एसी आउटपुट मिल जाए, उस कॉइल को बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। एस से सेकेंडरी, पी स्टैंड्स फॉर प्राइमरी। और इन दोनों का कॉमन मैग्नेटिक फील्ड होता है, कॉमन मैग्नेटिक फील्ड। ये एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डाल सकती है, आपस में लिंक्ड होती हैं मैग्नेटिकली। इसीलिए म्यूचुअल, म्यूचुअल मैंने कॉमन, आपसी। इंडक्शन का मतलब होता है इन्फ्लुएंस ऑफ नेबरहुड। इसलिए आप बोलोगे ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन such that when AC current flows in the primary coil of the transformer, it is also experienced in the secondary coil, जबकि सेकेंडरी कॉइल सोर्स के साथ जुड़ी भी नहीं है। तो प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में करंट का आ जाना, वो भी इन दोनों के फिजिकल कांटेक्ट कुछ नहीं है, लेकिन मैग्नेटिकली लिंक्ड है। इनका कॉमन मैग्नेटिक फील्ड है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये पड़ी है उसी में ये पड़ी, इसीलिए एक दूसरे पे प्रभाव डाल सकती है। और वो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल इन नेचर होता है। और वेरिएबल आएगा ही आएगा क्योंकि एसी का करंट जो होता है कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, वेरिएबल तो है ही। तो क्या बोलेंगे, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन such that when AC supply is connected at the primary coil, it is also experienced at the output secondary coil, such that both coils are not physically linked, but they are magnetically linked due to the presence of soft iron core, which is a ferromagnetic material. Okay? अगर ये ट्रांस कोर को हम निकाल दें तो क्या वर्क करेगा ट्रांसफार्मर? तो भी करेगा, पर उस वक्त उसकी एफिशिएंसी हाई ना होकर काम करने की निपुणता गिर जाएगी, योग्यता गिर जाएगी, एफिशिएंसी लो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर टीचर ने ऑपरेशनल प्रिंसिपल आपको समझाया। अब टीचर कहते हैं भाई ट्रांसफार्मर की टाइप्स भी बताओ। तो जब ट्रांसफार्मर की टाइप्स बताएंगे तब हम कहेंगे कि ट्रांसफार्मर की थ्री टाइप्स होती है, थ्री टाइप्स। बोलता है व्हाट डू यू मीन बाय थ्री टाइप्स। हम कहेंगे देखो टाइप्स को समझने के लिए पहले आपको एक पॉइंट समझना पड़ेगा। कहता व्हाट, हम कहेंगे आप प्राइमरी की साइड पर नंबर ऑफ टर्न्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, मान लीजिए इतनी है प्राइमरी की टर्न्स। कहता ओके। सेकेंडरी की तरफ तरफ काउंट कर लो, 1 2 3 4 जितनी भी है। कहता चलो वो भी कर नोट कर ली, नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल। तो
जो बाद में है, जिसपे सोर्स नहीं लगाया, यानी सेकेंडरी कॉइल, वो रखनी है न्यूमरेटर पे, और प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स रखनी है डिनोमिनेटर पे। तो ये जो रेशो होती है, इसको रेशो को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं बेटे, के से। कोई क्लास में ऐसा बच्चा है जो इस के का नाम बता सकता है, और ये यूनिट क्लास होता है। सर ट्रांसमिशन रेशियो। यस, इसका दो नाम है। पूरा नाम तो है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो बेटे। अदरवाइज आप इसको शॉर्ट में ट्रांस रेशो भी बोल सकते हैं, यानी फॉर्मेशन को छोड़ा भी जा सकता। ट्रांस रेशो, ये ट्रांस रेशो के कितनी वैल्यू है इसकी, उस पर डिपेंडेंट है। तो इसकी तीन वैल्यूज पॉसिबल है। बच्चे कहेगा सर कौन सी, या तो के लेस देन वन होएगा। सर कब, वेरी सिमिलर, जब सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स कम होएगी, प्राइमरी पे ज्यादा होएगी। स्मॉलर चीज को लार्जर से डिवाइड कर दो तो लेस देन वन। और सर जब ये इक्वल टू वन, और सर जब ये ग्रेटर देन वन। बस इसी के की वैल्यू पॉसिबिलिटीज के ऊपर ट्रांसफार्मर की थ्री टाइप्स बन जाएंगी, इसीलिए मैंने थ्री ब्रांचेस निकाली। कोई ऐसा क्लास में बच्चा है जो डिपेंडिंग अपॉन ट्रांस रेशो इनकी टाइप्स के नाम बता सके, नाम ट्रांसफार्मर के। तो जब लेस देन वन होता है बेटे, इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफर। कोई बच्चा बोलता है सर इसका मतलब ये हुआ ना, जैसे सेकेंडरी के ऊपर मान लीजिए सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स 15 है, और प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स मान लीजिए 25, यही मतलब है ना। मैं कहूँगा फार्मूला देखो बेटे, ये आपकी एग्जांपल वैसे सही है। एक चीज और बता दूंगा मैं आपको, जिधर नंबर ऑफ टर्न्स कम होती हैं, उधर अगर वोल्टेज मापी जाए तो वो वोल्टेज भी कम होती है। यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में number of turns in the secondary is less than number of turns in the primary। साथ में ये भी होएगा कि voltage at the secondary is less than voltage at the primary। जो number of turns की नेचर होती है, वही वोल्टेज की, इन इन द सेंस ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो नेचुरली बच्चा समझ गया होगा कि सर अगर ये ग्रेटर देन वन है, फिर तब इसको आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलोगे। और मैं कहूंगा बेटे आप सही कह रहे हो, सेकंड टाइप है स्टेप अप ट्रांसफर। कोई बच्चा ऐसा है क्लास में जो तीसरी टाइप का नाम बता सके, तीसरी टाइप का नाम। ट्रांसफार्मर। अरे ट्रांसफार्मर तो सारों को बोलते हैं, नाम क्या है इसका। ये भी ट्रांसफार्मर है, ये भी ट्रांसफार्मर है, इसमें क्या हो गया, फिर से बोलो। आइडियल ट्रांसफार्मर। ना, हाँ बिल्कुल गलत। प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न्स जब बराबर हो तो वोल्टेजेस भी बराबर होती हैं, और इसको बोलते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, ये ना तो वोल्टेज को अप करता है ना डाउन करता। अगर इधर 25 टर्न्स होएंगी तो इधर भी 25। ठीक है। अब बच्चा कहता है, ध्यान से सुनो सर, ये वोल्टेज का तो अप डाउन का तो समझ आया हमें, कभी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन ये जब वोल्टेज रहनी ही उतनी है, नंबर ऑफ टर्न्स उतनी ही रहनी है, इससे ट्रांसफार्मर का आइसोलेशन का फायदा क्या है। तो सुनो बेटे, अगर हमने मान लीजिए ये हमारा घर है, अगर हमने घर में किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में जाने वाली दोनों तारें डायरेक्ट प्राइमरी से जोड़ दी, और प्राइमरी आगे नंगल डैम से जुड़ी हुई है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन से, और हमारे किसी फैमिली मेंबर को करंट लग गया, तो नंगल डैम कहता है जितना मर्जी करंट ले लो मेरे से, और ये पर्सन जमीन पे खड़ा है, अर्थ बन गया लोड,
जमीन कहती है जितना मर्जी करंट मेरे को दे दो, नंगल डैम कहता है जितना मर्जी ले लो। तो बीच में कौन आ गया? फैमिली मेंबर। वो एक्सपायर कर जाएगा बेटे, इलेक्ट्रोक्यूशन से डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर हमने आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के बाद पॉइंट उठा लिया करंट, तो ये वाली तार हमने पतली लगाई होती है, प्राइमरी वाली मोटी होती है, उसकी करंट हैंडलिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, सेकेंडरी की कम होती है। जैसे ही एक पर्टिकुलर लिमिट से करंट जाएगा, तब ये वाली तार गर्म होकर पिघल जाएगी, सेकेंडरी वाली, और हमारे फैमिली मेंबर को करंट तो लगेगा, पर करंट लगने से उसकी डेथ कभी नहीं होगी। और इसके ऊपर टोटल 3500 रुपए का खर्चा आता है बच्चे। अगर कभी आपके घर में काम चले, तो आपने पापा को बोलकर घर में बोलने, पापा इलेक्ट्रिकल का काम चल ही रहा है, सर कह रहे थे इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन ट्रांसफार्मर लगवा लो, जिंदगी भर, पूरी जिंदगी कभी भी फैमिली मेंबर की करंट की वजह से डेथ नहीं होगी। तो छोटा सा खर्चा है, लेकिन लोगों को नॉलेज है नहीं। जिन बच्चों को ये समझ आ गया तीनों टाइप्स ट्रांसफार्मर की, प्लीज शो मी द थंब। थंब शो करो स्क्रीन के ऊपर। ओके, शाबाश बेटे शाबाश। अब आगे भी बढ़ना होगा हमें, यानी जो भी चीज करनी है इतनी बढ़िया कर दो कि उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो छोड़े ना बच्चा। और ये आर्टिकल मैंने ऐसा पकड़ा है कि मेरे को पूरी उम्मीद है कि इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आना है, फाइनल में भी और अदरवाइज। ओके, अब बच्चा कहता है सर क्वेश्चन तो आपने वैसे और भी लिख रखे हैं इसके ऊपर। आई सेड क्या लिखा हुआ है? सर देखो आपने तो टाइप्स बताई हैं अभी, बाकी तो बताया नहीं अभी। लो भाई अभी बताते हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर वो होता है जिसमें आउटपुट पावर, लेट मी राइट इट अगेन, जिसमें आउटपुट पावर इनपुट पावर के बिल्कुल बराबर हो। यानी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी के ऊपर जो हमें आउटपुट मिली, अगर वो इनपुट पावर के बराबर हो, यानी कोई भी पावर का लॉस ना हो, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वैसे, तब उस ट्रांसफार्मर को आइडियल, आइडियल मैंने होता है आदर्श ट्रांसफार्मर बोलते हैं। जब हम बोलते हैं कि मेरे आइडियल शहीद चंद्रशेखर आजाद हैं, तो इसका मतलब है कि पंडित चंद्रशेखर आजाद शहीद की तरह हमारे देश में, हमारे दिल में उतनी ही मोहब्बत होनी चाहिए, देश के लिए प्यार होना चाहिए, देशभक्ति होनी चाहिए, तो वो मेरे आइडियल है। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं ट्रांसफार्मर आइडियल है, आदर्श है, अपना बेस्ट काम कर रहा है, तो आउटपुट और पावर इनपुट के बराबर होगी। और अगर आउटपुट इनपुट से कम होगी, तो वो नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर, ज्यादा तो कभी हो ही नहीं सकती है, तो पता ही है आपको, वरना वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट हो जाए। अब बच्चे कहते हैं सर अगर आउटपुट पावर होएगी तो उसका आगे क्या करें? मैं कहूंगा बेटे पावर का फार्मूला ये पढ़ा हुआ है ना 10th क्लास में भी और +2 में, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। हाँ जी सर पढ़ा है, तो बस लिख दो। आउटपुट सेकेंडरी पर है ना, तो एसी वोल्टेज एट सेकेंडरी, और ये करंट, और ये प्राइमरी पर, और ये करंट भी प्राइमरी पर। और उसके बाद आपको याद है टीचर ने बोला था ट्रांस रेशियो होता है नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी पे और प्राइमरी पे, लेकिन साथ में टीचर ने यह भी बता दिया था कि जो वोल्टेज होती है, वोल्टेज वो भी नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से ही वेरी करती है। तो जो वोल्टेज नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से वेरी करती है, तो टीचर ने इसीलिए यहाँ पर सेकेंडरी और प्राइमरी बता दिया था, बोला था कि एनएस बढ़ने से ये भी बढ़ेगा। पर अगर यही रेशियो हम ग्रीन वाली रेशियो यहां से निकालें, तो आपको क्या सामने आएगा? आप कहोगे सर लो अभी लो,
सेकेंडरी एस इधर पड़ा है, ये वीपी को अंदर ले आओ नीचे, और प्राइमरी इधर से सेकेंडरी करंट को उधर लेके जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा बेटे ये तो रिवर्स रेशियो आ गई फिर, एस पी पी एस। यस सर। तो जब अगर आपने ट्रांस रेशियो को करंट की फॉर्म में लिखना हो तो आपको प्राइमरी ऊपर लिखना है और सेकेंडरी नीचे लिखना है। ये 3 फार्मूले हो गए ट्रांस रेशियो के, जो कि यूनिटलेस होता है और जिसकी 3 पॉसिबिलिटी मैंने अभी अभी बताई, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1। लेकिन ये तीसरे वाला फार्मूला, व्हाइट वाला फार्मूला तभी वैलिड है अगर ट्रांसफार्मर आइडियल है। अगर ट्रांसफार्मर आइडियल नहीं है तो पहले 2 फार्मूले ही वैलिड है, येलो कलर वाले और ग्रीन कलर वाला। व्हाइट वाला फार्मूला तभी वैलिड है अगर ट्रांसफार्मर आइडियल है, जो कि प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है, क्योंकि इनपुट पावर हमेशा आउटपुट से ज्यादा होती है। कुछ ना कुछ तो लॉस होएगा ना पावर का। तो इसका मतलब टीचर ने अपने बच्चों को ये भी समझा दिया और ये भी बता दिया कि आइडियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी इसलिए लो होती है कि कुछ ना कुछ पावर लॉसेस होते हैं। अब हमारे पास 2 बातें रह गई कि वो पावर लॉसेस या एनर्जी लॉसेस कौन से हैं और इस ट्रांसफार्मर की प्रैक्टिकल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है। लो बेटे सुनते हैं। शाबाश, लिंक बना के रखना सभी बच्चों ने। सबसे पहले योर अटेंशन, 10th में भी पढ़ते थे और +2 में भी। एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है सर? इसका मतलब होता है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। बिल्कुल सही। जैसे एक टीचर ने एक बच्चे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर 10 क्वेश्चन समझा दिए, इनपुट कितनी होगी? 10 क्वेश्चनों की। वो बाद में 8 क्वेश्चन ही खुद से कर पाया, तो आउटपुट कितनी होगी? 8। तो 8/10 उसकी एफिशिएंसी होगी, यानी 0.8। और अगर परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी हो, परसेंटेज, तो एफिशिएंसी के इस फार्मूले को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 100 से। ठीक है। इसका मतलब बच्चा कहेगा सर अगर मैं परसेंटेज एफिशिएंसी को 100 से डिवाइड कर दूं, इधर ले आऊं, तो क्या मैं सामने ये लिख सकता हूं आउटपुट पावर जो कि सेकेंडरी पे होती है डिवाइडेड बाय इनपुट पावर जो कि प्राइमरी पे होती है? मैंने कहा भाई लिख सकते हो। फिर सर अगर मैं ये लिख सकता हूं, तब जो हमारी ट्रांस रेशियो थी, ट्रांस रेशियो जिसमें हमने के लिखा था, NS/NP, अगर मैंने ये नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए लिखनी हो, मैं कहूंगा बेटे नॉन आइडियल के लिए लिखनी है चाहे आइडियल के लिए लिखनी है, इतना हिस्सा तो सेम ही रहेगा। लेकिन जब नॉन आइडियल के लिए लिखनी है तो व्हाइट वाला पोर्शन सेपरेट होगा, और वो मैंने आपको सिखाया था IP/IS निकालना है यहां से। तो यहां से अगर मैं IP/IS निकालूंगा तो तब आपने यहाँ पर परसेंटेज एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देना, परसेंटेज एफिशिएंसी आइडियल के लिए, नॉन आइडियल के लिए। सर अगर ये आइडियल होता है तो फिर हम एफिशिएंसी क्यों नहीं लगाते? इसलिए नहीं लगाते कि आइडियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी होगी कितनी? आउटपुट पावर और इनपुट पावर बराबर थी, दोनों कट जाएंगी और ये ऊपर चले जाएगी, तो 100% एफिशिएंसी तभी आती है जब ये 1 हो, और 1 हो गया तो यहाँ 1 लगा हुआ है फिर। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है बेटे कि परसेंटेज एफिशिएंसी को 100 से डिवाइड करके फिर आपने यहाँ पर लिखना है, राइट। और बाय द वे अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो यहाँ से आप IP/IS की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे? आप कहोगे सर परसेंटेज एफिशिएंसी अपॉन 100 तो लिखा ही हुआ है, IP को ऊपर ले जाओ, IS को नीचे ले जाओ।
मैंने कहा बेटे ठीक है, कर दिया। लेकिन ये किसके बराबर आएगा? सर सामने यही बचेगा VS अपॉन BP। मैंने कहा ठीक है बेटे। सर इसीलिए तो आपने VS अपॉन BP की वैल्यू को इक्वेट कर दिया, ये लिख दिया, देखो सारी चीज सेम लिख दिया मैंने। तो अगर कोई आइडियल ट्रांसफार्मर होगा तो परसेंटेज एफिशिएंसी 100 होगी, 100/100 कट जाएगा, इसलिए सिर्फ IP अपॉन IS। अगर नॉन आइडियल रहेगा तो परसेंटेज एफिशिएंसी डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई होगा। यानी टीचर ने फार्मूले पे भी बात कर ली। अब बच्चा कहता है सर एफिशिएंसी लो होती है, मानता हूं 100% से कम होएगी, किसकी? आइडियल नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर की। लेकिन आफ्टर ऑल कुछ ना कुछ लॉसेस तो हुए होंगे ना, तभी तो हुई होगी। वो लॉसेस कौन से हैं सर? नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर, क्यों? ड्यू टू लॉसेस। वो लॉसेस कौन से हैं सर? लो ध्यान से सुनो। आपने कभी सड़कों के ऊपर ट्रांसफार्मर को देखा होगा, उसके पास खड़े हो जाओ आप, ऐसे इलेक्ट्रिक पोल्स के ऊपर लगा होता है, तो उसके पास ऐसी आवाज आती रहती है, पास खड़ने पर सुनती है जैसे मक्खियां भिन भिन आ रही हों, हमिंग नॉइस, हमिंग ऐसे। तो वो साउंड भी तो एक एनर्जी है। वो एनर्जी आई क्यों? ट्रांसफार्मर की बॉडी के कंपन करने की वजह से। जबकि कंपन हमें चाहिए नहीं इलेक्ट्रिकल सप्लाई को ट्रांसफर करने के लिए, स्टेप अप करने के लिए, स्टेप डाउन के लिए। तो एक हो गया हमारा हमिंग लॉस, हमिंग लॉस इन द फॉर्म ऑफ साउंड। दूसरा हो गया हमारा फ्लक्स लॉस, फ्लक्स लॉस जिसको हम हिस्टेरिसिस लॉस भी कह सकते हैं। सर ये क्या होता है? मैंने आपको क्या बोला था? दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न्स एक ही कोर के ऊपर लपेटी होती है, सॉफ्ट आयरन के ऊपर। फिर भी ऐसा देखा गया जितनी मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी के साथ लिंक्ड है, उससे थोड़ी बहुत कम ही लिंक्ड होती है सेकेंडरी के ऊपर, बिल्कुल बराबर नहीं आ पाती। फिर तीसरा लॉस, मैं कहूंगा बेटे प्राइमरी और सेकेंडरी में हीट करंट तो फ्लो करता ही है ना। तो 10th क्लास में जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था कि नहीं? हीट इज इक्वल टू करंट का स्क्वायर रेजिस्टेंस टाइम। तो तारे गर्म भी होंगी और हीट इज एनर्जी, इसलिए हीट लॉस इन दी सॉफ्ट आयरन कोर एंड वाइंडिंग्स, सॉफ्ट आयरन कोर एंड वाइंडिंग्स, ठीक है। और कोई इन दोनों को अलग अलग लिखे तो एक को लिख देता है वो आयरन लॉस, क्योंकि वाइंडिंग सॉफ्ट आयरन की होती है और वाइंडिंग कॉपर की होती है, तो उसको बंदा लिख देता है कॉपर लॉस। बेसिकली दोनों ये हीट लॉस ही होते हैं। ये लॉसेस हैं जो अच्छे से अच्छा ट्रांसफार्मर बनाने के बावजूद आउटपुट पावर को इनपुट से कम कर देते हैं, राइट। अब वो बच्चा बोलते सर इतनी लंबी चौड़ी आपने कहानी कर दी, पहले ये तो बता दो इसका प्रैक्टिकल लाइफ में बेनिफिट क्या है? प्रैक्टिकल लाइफ सबसे पहले तो मैं बता दूं, बहुत सी चीजें जहां पर इलेक्ट्रिक सप्लाई लगती है, जैसे वोल्टेज स्टेबलाइजर, स्विच्ड मोड स्टेबलाइजर, इन्वर्टर, टेलीविजन, इनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें ट्रांसफार्मर ना लगा हो। ओके। जो छोटे साइज के ट्रांसफार्मर होते हैं, बिल्कुल इतने साइज के, उसको बोलते हैं CT, करंट ट्रांसफार्मर। जो बड़े साइज के होते हैं सड़कों पे लगे होते हैं वो होते हैं VT, वोल्टेज ट्रांसफार्मर। नाम ही अलग है, वर्किंग का प्रिंसिपल सेम है। इसमें करंट को प्रेफरेंस दी होती है कंट्रोल करने के लिए, और यहाँ पर कंट्रोलिंग पैरामीटर इज वोल्टेज, बस इतना ही फर्क है। प्रैक्टिकल लाइफ इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन ये है कि अगर ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन है जहां से बिजली पैदा होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन, आपको पता है डैम होता है, डैम से पानी गिरता है, 10th क्लास में आर्टिकल होता था एक डायनामो का, फिर वो टरबाइन पे घूमता है, टरबाइन मैग्नेटिक फील्ड में जब घूमती है तो बिजली पैदा होती है। तो हमारे, अगर पंजाब की बात करें, नॉर्थ इंडिया की, तो वो डैम हमारा नंगल डैम है।
नंगल शहर में है, आनंदपुर साहब के पास है बिल्कुल। तो यहाँ से बिजली पैदा होती है। मान लीजिए इस बिजली को मैंने चंडीगढ़ लेकर आना है, या पटियाला लेकर आना है, या धुरी लेकर आना है। ओके, तो ये बिजली आएगी कैसे बेटे? ओवरहेड केबल्स के थ्रू आएगी, ओवरहेड केबल्स। लेकिन ये जो एल्यूमिनियम की ओवरहेड केबल, ऐसे आपने देखे होंगे, बड़े बड़े टावर से लगे होते हैं खेतों के ऊपर, उनके थ्रू आ रही है। डायरेक्ट नहीं दे सकते हम इसको। डायरेक्ट दे दिया, तारों को यहाँ जोड़ दिया और इधर जोड़ दिया, फिर सारी बिजली रास्ते में ही खराब हो, सारा लॉस हो जाएगा। अटेनुएशन बहुत ज्यादा हाई है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं, जो कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप, देखो बेटे सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स कितनी ज्यादा है, प्राइमरी की कम। तो K इज इक्वल टू NS अपॉन NP। ये ग्रेटर देन 1 होएगा हमारे पास, ये हमारे पास ग्रेटर देन 1। कहां पर? नंगल के अंदर स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। सर उसका फायदा क्या है? मान लीजिए ये थोड़ी देर के लिए आइडियल ट्रांसफार्मर ही मान लेते हैं। तो टीचर ने क्या बोला था? प्राइमरी पावर इज इक्वल टू सेकेंडरी पावर। तो यहां पर टीचर क्या कहेगा कि बेटे ये निकाल के देखते हैं, NS अपॉन NP, यानी कि ट्रांस रेशो। तो बच्चा कहेगा सर NS अपॉन NP आएगा, NS अपॉन NP आएगा IP अपॉन IS के बराबर। मैंने कहा K आपका क्या है? सर ग्रेटर देन 1 है। ओके, ग्रेटर देन 1 है ना, तो वोल्टेज तो ज्यादा हो जाएगी यहाँ पर, लेकिन बेटे करंट कौन सा ज्यादा होएगा? सर वो तो फिर प्राइमरी ज्यादा हो जाएगा, वोल्ट प्राइमरी करंट कम होएगा, सेकेंडरी करंट कम होएगा, प्राइमरी ज्यादा होएगा। क्योंकि देखो दोनों की रिवर्स रेशियो, और जो वोल्टेज वाली रेशियो है वो तो नंबर ऑफ टर्न्स के बराबर होती है, पक्का याद रखना है, उनकी रेशियो के बराबर होती है कॉरस्पॉन्डिंगली। तो अगर ये ग्रेटर देन 1 है, तो ये भी ग्रेटर देन 1 है, तो ये भी ग्रेटर देन 1 है। तो ये ग्रेटर देन 1 होने का मतलब, ध्यान से देखो, प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी ग्रेटर देन 1, इसका मतलब प्राइमरी करंट इज लार्जर देन सेकेंडरी। ओके, तो यानी कि दूसरे शब्दों में सेकेंडरी करंट छोटा है, दूसरे शब्दों में सेकेंडरी करंट प्राइमरी से कम कर दिया। तो यहां पर सेकेंडरी के ऊपर करंट तो हमने कम कर दिया, लेकिन वोल्टेज हमने बढ़ा दी प्राइमरी के मुकाबले। अब सारा ध्यान करंट पे आ जाएगा। आपको पता है जब बिजली जाती है तो तारों में हीट की वजह से इतना लॉस होता है, I²RT। तो जब हमने करंट को कम कर दिया सेकेंडरी पे, तो ऊपर से उसका स्केयर भी है। तो इसका मतलब रास्ते में हीट लॉस, एल्यूमिनियम केबल के ऊपर हीट लॉस बहुत कम हो जाएगा। तो हमारी सप्लाई एफिशिएंटली, ड्यू टू लेस हीट लॉस, नंगल से चढ़कर सक्सेसफुली चंडीगढ़ शहर तक आ जाएगी। और यहाँ पर फिर चंडीगढ़ का अलग अलग शहर का ग्रिड लगा होता है। ग्रिड का मतलब कि अंदर ग्रिड की फिर हम शहर को सप्लाई देते हैं। ग्रिड के अंदर क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब देखो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है, उसको जो तारे तारे लगी, ये वाले दो टर्मिनल A एंड B, यही मैं यहाँ दिखा रहा हूँ A एंड B। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी है उसकी नंबर ऑफ टर्न्स कम होगी, बहुत कम। तो वोल्टेज यहाँ से गिरा देंगे। अब वोल्टेज गिर जाएगी V' प्राइमरी के मुकाबले। और देखो जो वहां पर सेकेंडरी की वोल्टेज है वही चल के इधर प्राइमरी पर मिलेगी, इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। फिर हम वो वोल्टेज बना लेंगे, कौन सी वोल्टेज बना लेंगे? यहाँ पर AC सप्लाई 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, भारत में यही चलती है, इसी को मेंस बोलते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरर ने हमारे घर में पंखे फ्रिज वगैरह सारे लगा रखे होते हैं AC, अगर उनको ये सप्लाई मिलेगी तो वो प्रॉपरली चलेंगी, क्योंकि इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन उनकी ऐसी है। ओके, अगर हम डायरेक्ट ही यही वोल्टेज इधर लाने की कोशिश करते हैं, तो भाई फिर हमारा करंट देखो, फिर वोल्टेज कम है ना, ये यहाँ फिर करंट ज्यादा हो जाता।
फिर सारा लॉस यहीं पर हो जाता है रास्ते में ही। रास्ते में जो हीट की वजह से लॉस होता है उसको अटेनुएशन बोलते हैं, एनर्जी लॉस ऑन द वे, अटेनुएशन। ओके, इसलिए उस लॉस को कम करने के लिए हम बने। तो अगर ट्रांसफार्मर होता ही ना, तो बिजली एक शहर से दूसरे शहर में भेजी ही नहीं जा सकती, ट्रांसमिशन ऑफ सप्लाई पॉसिबल ही नहीं है। और ये सिर्फ एसी पे काम करता है। अगर यहां मैं बैटरी लगा दूंगा डीसी पे तो वो कोई काम नहीं करता, क्योंकि इसके काम की खास बात है कि यहाँ प्राइमरी में करंट वेरिएबल नेचर का होना चाहिए, वेरिएबल नेचर का। अगर वेरिएबल नेचर का करंट होगा तभी इस कॉइल के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होएगी, और तभी सेकेंडरी कॉइल को वेरिएबल फ्लक्स मिलेगी। और फैराडे इंड्यूस्ड ईएमएफ लॉ क्या बोलते हैं कि अगर किसी कॉइल को वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड मिले तब उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है। इसलिए सिर्फ ये एसी पर काम करता है। अगर मैंने यहाँ बैटरी लगा दी होती तो कांस्टेंट करंट निकलता, कांस्टेंट करंट कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता, और वही कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी को मिलता। सेकेंडरी को कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिलना जरूरी, मिलना ही काफी नहीं है, बल्कि उसमें चेंज आना भी जरूरी है, तभी वोल्टेज पैदा होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। ठीक, इस तरह से हमें ट्रांसफार्मर की सबसे मेन एप्लीकेशन समझ ली। जिन बच्चों को ट्रांसफार्मर का पूरा आर्टिकल समझ आ गया वो मेरे को क्लैपिंग का साइन शो करेंगे स्क्रीन पर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटे। अब देखो, मैं आपको आपको कितनी खुशी होगी, मैं एक चीज वही क्वेश्चन दोबारा लिख के दिखाता हूँ और आपको अंदर से आएगा यस यार मैं लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ। पेपर में पूछे व्हाट इज ट्रांसफार्मर, ठीक, बच्चे को माइंड में आ जाएगा, ये शेप को चेंज करता है वगैरह वगैरह। दूसरा, व्हाट इज इट्स ऑपरेशनल प्रिंसिपल, बच्चे को समझ आएगा, हाँ जी सर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांस रेशियो, ये भी समझ आएगा। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द ट्रांसफार्मर, सर ये भी समझ आ गया। व्हाट इज एन आइडियल ट्रांसफार्मर एंड नॉन आइडियल, व्हाई एफिशिएंसी ऑफ नॉन आइडियल इज लेसर, व्हाट आर द ट्रांसफार्मर लॉसेस, और लास्ट में व्हाट इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। जिन बच्चों को अंदर से कॉन्फिडेंस उठा है कि सर बस एक रिवीजन चाहिए मेरे को बुक में, उसके बाद मैं ये सारा लिख दूंगा, जिन बच्चों के मन में इतना आता है कॉन्फिडेंस वो मेरे को थम्स अप शो करे, थम्स अप शो करे जिनको इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि सर बस एक बुक में रिवीजन ले लूं उसके बाद मैं लिख सकता। वेरी नाइस, बस हमें यही तो चाहिए। चलो बेटे, अब हम, और मैं गारंटी देता हूं आपको, फाइनल एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, ये आर्टिकल खाली नहीं जाएगा, रिटर्न में गारंटी है मेरी। अब हम आगे बढ़ेंगे। एक हमारे पास इन्होंने आप लिख के दिया है एलसीआर सर्किट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। लो, टीचर क्या कह रहा है, एल सी आर सीरीज सर्किट। सुनो ध्यान से, जिसने सारी क्लासें भी छोड़ रखी है एसी चैप्टर की, वो भी अगर ध्यान से सुनेगा तो 80% से भी ज्यादा समझ आएगा। ध्यान से सुनना, गुड लिसनर इज ए गुड लर्नर। एल का मीनिंग होता है इंडक्टर और उसका शेप होता है स्प्रिंग की तरह, गॉट इट। सी का मतलब होता है कैपेसिटर, और कैपेसिटर की होती है दो पैरेलल लाइनें आपस में लगा दो, और आखिर में है हमारे पास रेजिस्टर। सभी बच्चों को रेजिस्टर का पता ही है, जिग जैग रास्ता दिखा दो। ये तीन कंपोनेंट हमने सीरीज में लगा दिए हैं, ये लो जी जोड़ दिए इनको सीरीज में, कॉपर की वायर्स, राइट। ये क्या बन गया,
एल सी आर सीरीज सर्किट, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, और इसको हमने नीचे एसी सप्लाई दिया बेटे, एसी सप्लाई, याद रहे बैटरी नहीं लगानी, एसी सप्लाई सोर्स। इंपॉर्टेंट बात, अगर ये डीसी सप्लाई होती है, डीसी मान लो 20 वोल्ट होती है, तो उस 20 वोल्ट में कुछ यहां ड्रॉप हो गया होता है, कुछ यहां ड्रॉप हो गया होता है, कुछ यहां वोल्टेज ड्रॉप हो गया होता है। उन तीनों वोल्टेज ड्रॉप्स को अगर हम टोटल करते तो 20 वोल्ट की बैटरी के बराबर आता। लेकिन एसी में ऐसा नहीं है। अगर एसी में आपने यहाँ 220 वोल्ट दे दिया, ओके, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सम कर दो इनके वोल्टेज ड्रॉप्स के को और वो 220 के बराबर आ जाए ना। डीसी में कर सकते हैं, बैटरी लगी हो तो कर सकते हैं। तो इसका मतलब है यहां पर कुछ और वोल्टेज ड्रॉप होगी, वोल्टेज ड्रॉप क्रॉस इंडक्टर, और यहां पर वोल्ट मीटर लगा के देखेंगे, एसी वोल्ट मीटर अलग होता है डीसी से, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, और यहां पर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर अलग होगी। अब बच्चा कहता है सर वो कितनी होगी ये बताओ। लो याद रखना, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर जो होती है वो होती है आई वर्चुअल इंटू एक्स एल। अब बच्चा कहता है सर देखो मेरे को ना तो वोल्टेज ड्रॉप का यूनिट पता है, बस वोल्ट होती है, ये दोनों आपने क्या लिख दिया मेरे को नहीं पता, आई वी एक्स एल, व्हाट इज दिस। तो समझाता हूं, जब भी हमारे पास एसी सप्लाई हो तो उसका हमें ईएमएफ दिया होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी दी होती है। ठीक है सर, फिर क्या कहना चाहते हैं, जो भी फ्रीक्वेंसी होती है अगर उस फ्रीक्वेंसी को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो तो वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। सर जैसे अभी अभी आपने बोला था मेंस की सप्लाई भारत में 50 हर्ट्ज होती है, तो 50 को यहां पुट कर दूं, पाई को 3.14 पुट कर दूं तो मेरा क्या ओमेगा आ जाएगा। यस सर, ये ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं बच्चे इसको। तो सर उससे क्या निकलेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल गई, चलो फिर क्या होएगा सर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को अगर आपने इंडक्टर एल से मल्टीप्लाई कर दिया, ये एल हेनरी में पुट करना है, HENRY, हेनरी इसका यूनिट होता है बच्चे। तो ये हेनरी से मल्टीप्लाई कर दो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इधर से आ जाएगी, हेनरी आपको गिवन होएगी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके XL आ जाएगा। मान लेते हैं सर, और ये XL क्या होता है, सुनो, इस इंडक्टर ने एसी करंट की पासेज में कितनी रुकावट डाली, obstruction in the flow of AC current by an inductor is known as inductive reactance, inductive reactance। क्योंकि ये रुकावट डाल रहा है और रेजिस्टर भी रुकावट भी डाला करता था, उसकी यूनिट भी ओम होती है और इसकी यूनिट भी ओम। बच्चा कहता अच्छा सर इसका मतलब मैं सिर्फ ये पता कर लो एल कितने हेनरी का है, मान लो 10 हेनरी का, लिख दिया, फ्रीक्वेंसी मान लो 50 हर्ट्ज है, लिख दिया, सॉल्व करके यहाँ पुट कर दूं ओमेगा को, तो क्या मेरे को पता लग जाएगा इसने कितनी रुकावट डाली। यस ओके सर। दूसरी बात सर फिर क्या करना है, इस एक्सएल को यहां रख दो। ओके सर, सर ये क्या चीज आपने लगाई, कहूंगा बेटे ओहम्स लॉ तो लगाया है, ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ क्या लगाते हो, कहते V इज इक्वल टू आई आर, उसमें रेजिस्टर अटक लगाता था, अब इंडक्टर ने एसी करंट में कितना लगाया है अटक, तो वो लिख दिया। लेकिन सर उसमें भी हम आई आर लिखते थे, चलो आई एक्सएल लिख देंगे, आपने समझा दिया, ये आई के पैर में वी क्या डाल दिया आपने, जिसको आप वर्चुअल करंट कहते थे, ये क्या चीज है सर, अभी बताते हैं। पहली बात टीचर ये कहता है कि इसको वर्चुअल करंट भी बोलते हैं, इसको ईएमएफ करंट भी बोलते हैं,
और इसी करंट को वर्चुअल ईएमएफ और इसी करंट को इफेक्टिव करंट भी बोलते हैं। 3 नाम है इसको। ओके सर, लेकिन ये होता क्या है सर, ये तो बताओ। मैं कहूंगा बेटे, आपने जहां पर जो करंट भेजा वो क्या है, किस नेचर का है? सर एसी सोर्स का, आपने खुद ही बताया। एसी सोर्स कैसा होता है बेटे? सर साइनोसॉइडल फॉर्म में होता है, जैसे साइन थीटा का ग्राफ होता है ना, वैसा होता है। इधर टाइम ले लो, इधर करंट ले लो ऐसे, तो ये साइनोसॉइडल होता है। और अगर इस करंट को आपने लिखना तो ऐसे लिखना पड़ेगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। मैं कहूंगा बेटे ठीक है सर, इंस्टेंटेनियस टाइम। ओमेगा क्या है बच्चे? सर अभी आपने बताया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आई क्या है? सर ये करंट एट एनी इंस्टेंट है, और उस इंस्टेंट को टी बोलेंगे, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी। मान लीजिए आप इतना टाइम ले रहे हो, तो उस टाइम पे कॉरेस्पॉन्डिंग कितना ऊंचा ग्राफ चला गया, तो ये आपका इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू है। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए हमारी एसी सप्लाई का करंट जाता है। ठीक है सर, ये जानते हो आप आई नॉट जो लिखा हुआ है इसको पीक करंट बोलते हैं। जितनी ऊंची वेव आपकी गई उसको पीक करंट बोलते हैं। ओके, इस पीक करंट को अगर आपने √2 से डिवाइड कर दिया, बाय डेफिनेशन साइंटिस्टों ने बोला है साइनोसाइडल एसी सप्लाई में पीक करंट को √2 से डिवाइड करके जो आंसर आता है उसी को वर्चुअल करंट बोलते हैं। ये वाला। सर ये डिवाइड डिवाइड क्यों करते हैं, डायरेक्ट ही क्यों नहीं ले लेते आई नॉट? क्योंकि क्योंकि जब हम इसके यहाँ पर एमोमीटर लगाते हैं ना, एमोमीटर, तो एममीटर मैंने करंट मापने वाला इंस्ट्रूमेंट, तो वो जो रीडिंग शो करता है ना, वो वर्चुअल वैल्यू की करंट की शो करता है, आरएमएस वैल्यू की। यहाँ आरएमएस लिखना था बेटा, रूट मीन स्क्वायर। आरएमएस करंट की शो करता है, ना कि पीक वैल्यू की। आई नॉट को क्या बोला टीचर ने, पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड वैल्यू, ये नहीं करता। ओके सर, इसका मतलब साइनोसॉइडल एसी सप्लाई की मैं इक्वेशन देखूं, वहां से मैं पीक वैल्यू को उठाऊं, √2 से डिवाइड करूं, फिर जो वर्चुअल करंट आएगा वो यहां रखूंगा। यस, और एक्सेल का फार्मूला आपने पहले ही समझा दिया, वो भी मैं यहां रखूंगा। यस, तब जाके मेरे को पता लगेगा कि इस इंडक्टर ने कितनी रुकावट डाली एसी करंट। बिल्कुल सही। अब सर ऐसे तो बाकी चीजें भी लगी हुई हैं, वो भी तो रुकावट डालेंगी। बिल्कुल डालेंगी। अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं, तो कैपेसिटर इतनी रुकावट डालता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और उसका फार्मूला होता है आई वी एक्स सी। आई वी एक्स सी। सर ये आई वी वही है ना जो ऊपर से निकाल के लाए? यस, वही है। सर ये एक्स सी का मतलब, जैसे उधर आपने इंडक्टिव रिएक्टेंस लिखा है, तो इधर ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस लिखोगे, यानी कैपेसिटर ने एसी के रास्ते में कितनी रुकावट डाली वही, और इसकी यूनिट भी ओम आएगी। आंसर इज यस, कैपेसिटर ने एसी की सप्लाई में कितना रुकावट डाला, यूनिट है ओम। सर इसमें एक्स सी कैसे निकालना है? एक्स सी निकालने का तरीका ये नहीं है, ऐसा तरीका नहीं है, ये तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस में आपने ओमेगा और सी को मल्टीप्लाई नहीं करना। ऐसा नहीं है ये इसके बराबर पुट कर दो, ये डेफिनेशन मैंने नहीं बनाई, साइंटिस्टों ने बनाई है बेटे। तो कैसे करना है सर? उधर तो ऐसे ही आ गया था हमारे ओमेगा एल को, इसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस में 1/c ओमेगा करना होता है, 1/c, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है। ओके, ओके सर, समझ आ गया। तो इस चीज को मैं निकाल के यहाँ डाल दूंगा। उम्मीद करता हूँ ओमेगा ऐसे ही निकालना है जैसे आपने सिखाया था, वो यहाँ डाल दूंगा। और कैपेसिटर की यूनिट जो होती है वो फैरेड होती है बेटे, फैरेड में पुट करना है आपने। ओके सर, रेजिस्टेंस ने तो आर ही पुट करना होता है, रुकावट वो तो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो। कैपेसिटर का भी समझा दिया, इंडक्टर का भी समझा दिया। तो इन 3 कंपोनेंटों ने एसी के रास्ते में अलग अलग से कितनी रुकावट डाली,
उसको कैसे निकालना है, उसका नाम क्या है, उसकी यूनिट क्या है, ये मैंने आपको समझाया। जिनको अभी तक ये समझ आ गया, प्लीज शो द थंब साइन, प्लीज शो द थंब साइन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, गुड। अब इसी के अंदर और बताऊंगा। वो क्या बताऊंगा? वो ये बताऊंगा कि सर आफ्टर ऑल ये तीनों ही कुछ ना कुछ तो रुकावट डालेंगे ही ना। बिल्कुल डालेंगे। तो इन तीनों ने मिलके कितनी रुकावट डाली है वो बताओ हमें। इन तीनों ने मिलके एसी करंट के रास्ते में कितनी रुकावट डाली है वो बताओ। मैंने कहा अभी बताते हैं बेटे। बाय द वे, पहले हम ये नोट कर ले कि हमने कौन कौन से फार्मूले सीखे। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और अगर वोल्टेज का लिखना होता है ईएमएफ का, वो भी साइन ओमेगा टी होता है। क्या दोनों में फेज डिफरेंस दिखाने के लिए फेज डिफरेंस फाई लगा दो। फेज डिफरेंस बताता है करंट और वोल्टेज कितने आगे पीछे हैं। एक एक्स एल सीखा हमने, एक एक्स सी सीखा, ठीक है। और फिर क्या सीखे? ओम्स लॉ ऑन इंडक्टर सीखा, ओम्स लॉ ऑन कैपेसिटर सीखा, वोल्टेज ड्रॉप निकाली। और ओम्स लॉ ऑन रेजिस्टेंस तो आपको आता ही है, वो कितना? वर्चुअल करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब इन तीनों ने मिलके करंट के रास्ते में कितनी रुकावट डाली कलेक्टिवली, उसको बोलते हैं जेड। जेड का मीनिंग होता है इम्पीडेंस, और इसकी यूनिट होती है ओहम। जेड को कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो। कभी भी जेड को आपने ऐसे नहीं निकालना सर रेजिस्टेंस ने ऐसे रुकावट डाली, एक्सएल ने इतनी डाली, एक्ससी ने इतनी डाली, तीनों का टोटल कर ना, नहीं कर सकते। अगर डीसी सप्लाई होती यहाँ पर, डीसी बैटरी लगी होती तो वो ठीक था। एसी सप्लाई में ये फार्मूला नहीं आता, उसके लिए डेरिवेशन करनी पड़ती है अलग से। तो वो फार्मूला आता है ये, एक्सएल और एक्ससी को माइनस करो आपस में, उस ब्रैकेट का स्क्वायर करो, आर का स्क्वायर करो, दोनों स्क्वायर टर्म्स आपस में ऐड करो, और बाद में इस ओवरऑल का अंडर रूट भी करो। इस तरह से आपकी इंपीडेंस आती है, और उसकी यूनिट ओम होती है। और इंपीडेंस को समझाया क्या है टीचर ने? कोलेक्टिव, कोलेक्टिव ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन मैंने रुकावट, किसमें? इन दी फ्लो ऑफ एसी करंट बाय, बाय किसके बेटे? बाय सीरीज सर्किट ऑफ, सीरीज सर्किट ऑफ किसका? इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। तीनों ने मिलके जो करंट के रास्ते में रुकावट डाली उसको इंपीडेंस बोलते हैं, राइट। तो सर ये भी एक रुकावट है, ये भी तो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, बिल्कुल करेगा। जब ओम्स लॉ को फॉलो करेगा तो आपने लिखना है ई वर्चुअल, सर्किट में करंट कितना जा रहा है, आई वर्चुअल इंटू जेड। सर ये तो समझ आ गया, आपने समझा दिया था, जेड भी समझ आ गया। ये ईएमएफ के पैर में वर्चुअल क्या लिख दिया आपने? अभी लोग इसको वर्चुअल ईएमएफ कहने के साथ साथ आरएमएस ईएमएफ भी बोलते हैं, इफेक्टिव ईएमएफ भी बोलते हैं। सर ये तो आपने वही तीन शब्द लिख दिए जो करंट में लिखे थे। बिल्कुल। सर इसको निकालना कैसे है? अभी लोग जैसे करंट की वेव फॉर्म होती है ऐसे ही ईएमएफ की होती है। उस ग्राफ में मैंने यहाँ आई लिखा था, इसमें ई लिख रहा है, इधर टाइम है, तो इसकी वेव भी साइनोसॉइडल ही होती है बेटे। तो ये पीक वैल्यू होती है ई नॉट, और इसकी इक्वेशन होती है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज इक्वल टू पीक वैल्यू साइन ओमेगा टी। और ये जो पीक वैल्यू है इसको अगर आप अंडर रूट 2 से डिवाइड कर दो तो ये आरएमएस वैल्यू निकलती है साइनोसॉइडल में, जिसको वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं।
और उसी को टीचर ने ये लिखा। जिन बच्चों को इम्पीडेंस और ओम्स लॉ एसी में कैसे लगते हैं रिजल्ट समझ आ गया, जैसे मैंने इसका डेरिवेशन नहीं दिया आपको, सिर्फ रिजल्ट समझाया, तो वो रेज योर थंब का साइन शो करें। शाबाश शाबाश। इम्पीडेंस का मतलब क्या है, ये है वो है वगैरह वगैरह। गॉट इट, बहुत अच्छे। इम्पीडेंस के रेसिप्रोकल को, रेसिप्रो 1/z को y से लिखते हैं, इसका नाम होता है एडमिटेंस। एडमिटेंस, इसकी यूनिट होती है साइमन। सर ये क्या होता है? मैं कहूंगा बेटे, जब इम्पीडेंस का मतलब होता है करंट के रास्ते में रुकावट, तो y का मतलब होता है इन तीनों ने मिलकर करंट को एंटर करने में कितनी सहूलियत दी, फैसिलिटेट करा। एडमिटेंस वर्ड एडमिशन से बना है, एडमिशन से। और सभी बच्चों को पता है एडमिशन का मतलब होता है दाखिला, जैसे स्कूल में आपका दाखिला हुआ है, एडमिशन होगी। तो करंट कितनी सहूलियत से इस सर्किट में आप एंटर कर सका, अगर वो आपसे पूछ ले तो आपको एडमिटेंस निकालना होता है, तो वाई निकलेगा इस तरह से। गॉट इट? इस तरह से मेरे बच्चों को एलसीआर सर्किट, सीरीज सर्किट विद एसी सप्लाई, ये आर्टिकल का मैंने लगभग 70% आपको करवा दिया, जो एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट। जो 30% है वो इसका डेरिवेशन छोटा सा बुक में देखना होगा आपको, और एक दो डायग्राम देखनी होगी, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम, बस फिर आपका ये भी हो जाएगा। कितने बच्चों को लगता है कि सर इस आर्टिकल में कॉन्फिडेंस बन गया, बस एक रीडिंग की जरूरत है बुक से? शो दी क्लैपिंग साइन, शो दी क्लैपिंग। बस एक बात याद रखनी है बेटे, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखो हम लोग हैं टीचर, हमें ये टर्म्स किसका क्या नाम है, किसका क्या, ये तो ऐसे याद है जैसे टू का पहाड़ा आपको याद है। लेकिन आप वो बच्चे, आप पहली बार इन टर्म्स को सुनते हो ये हो, तो आपको जब भी पढ़ने लगो एक खाली A4 शीट रखनी होती है। कोई भी सिंबल है ऐसे आर्टिकल पढ़ी जाओ, बीच में सिंबल आ गया, यार मैं इसका मीनिंग ही ना बोल जाऊं, उसका वर्डन नहीं लेना, उसके सिंबल को लिखो इस शीट पर। आई नॉट, पीक वैल्यू ऑफ करंट, जेड इंपीडेंस ऑफ एसी सर्किट, वो सारे सिंबल शीट पे उतारते जाते होते हैं, और आर्टिकल की अंडरस्टैंडिंग को डिस्टर्ब नहीं होने देते बुक में से। पढ़ी जाओ, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, समझ। जब वो समझ आ गया फिर इन सिंबलों को रट्टा मार लो, सिंबलों को रट्टा मारो, फिर वापस आके डेरिवेशनों को रट्टा मारो। ऐसे आर्टिकल तैयार करने होते हैं फाइनल एग्जाम के लिए। गॉट इट? तो जिन बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया वो एक बार फिर से थंब का साइन शो करेंगे। गुड जॉब बेटे। आपने एक चीज नोट करी, मेरे को हालांकि काफी आर्टिकल लिख के दिए हैं आपके स्कूल वालों ने, लेकिन मैंने दो आर्टिकल के ऊपर स्ट्रेस दिया, सिर्फ दो पे, दो पे दिया, ट्रांसफार्मर और एलसीआर सर्किट, बाकी आगे कराएंगे, कल कराएंगे या जब भी। लेकिन दोनों आर्टिकलों की रिटर्न में विद सिग्नेचर गारंटी है, बोर्ड के फाइनल एग्जाम में भी और अदर एग्जाम्स में भी फायदा देके जाए। काफी अच्छा फायदा। ये जो आर्टिकल है ना ये वाला, इस पे तो कभी कभी 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल भी आ जाता है, डायरेक्ट 5 मार्क्स। तो ट्रांसफार्मर पे कभी आता है कभी नहीं आता। ठीक है, तो मिलते हैं अगली बार। जो बच्चा जिसको समझ आ गया वो स्क्रीन पे आएगा, कैमरा ऑन करके बाय बाय बोल के जाएगा टीचर को। शाबाश, देखते हैं कौन बच्चा टीचर की रिस्पेक्ट करता है, या थैंक यू या बाय बाय कुछ ना कुछ बोल के जाओ। देखते हैं कितने बच्चे सिर्फ क्लास में बैठे हैं क्या ऐसे ही। ओके बेटे, बस एक बार शक्ल दिखा के जाओ। शाबाश शाबाश। मैं तो देखना आपको सुन के हैरानी आएगी कि
टीचर के इतने कहने के बाद, सारा पीरियड पढ़ाने के बाद, जानते हो 60 में से कितने बच्चे हैं स्क्रीन के ऊपर? इतने। इतना कॉन्फिडेंट हो आप, 60 में से 3 बच्चे हैं, 3। इतना कॉन्फिडेंट हो टीचर पे। ये गड़बड़ हो गई है नई जनरेशन। अगर मेरे वाली जनरेशन की बात करो ना, तो 60 में से बिलीव करो 3 ऐसे होते जो नहीं आते, 57 आते। नया बच्चा डिसोबीडियंट हो गया, ये तो मैंने एक्सपीरियंस करा है इतने साल। चलो